देखिए, आज हम चर्चा करेंगे, कल हम चर्चा कर रहे थे हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताओं की। इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं है। शासक या संप्रभु समझौते किसी पक्ष में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा शासक सर्वोच्च विधायक होता है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाओं की। सबसे पहले कि मानव स्वभाव का दोष परिचय। देखिए, हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत केवल मानव का एक पक्षीय दृष्टिकोण प्रतिपादित। हॉब्स के अनुसार कि मनुष्य निकृष्ट है, स्वार्थी है, अहंकारी है, निर्दयी है, यानी कि उसने मनुष्य के केवल नकारात्मक स्वरूप का भी चित्रण किया है, जो कि बिल्कुल अतार्किक है। क्योंकि हॉब्स का मानव का जो स्वभाव है वो दोषपूर्ण, एकाकी और निराशवादी। वह मनुष्य को घोर स्वार्थी, कपटी और क्रूर बता, जबकि सहानुभूति, उदारता और दयालुता, परोपकारिता, प्रेम आदि मानवीय गुण हैं जो मनुष्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो हॉब्स ने इस चीज़ का कहीं भी एक तरह से चित्रण नहीं किया है। हॉब्स ने सर्वथा बुला देता है कि मनुष्य में दयालुता भी है, मानवीय गुण भी है, परोपकारिता भी है। ये सब मनुष्य के एक स्वाभाविक गुण हैं जिनको हम मनुष्य से दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉब्स का जो मानव स्वभाव का जो चित्रण है बिल्कुल एकाकी, अतार्किक और मिथ्याहीन है। इसके बाद में प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक। हॉब्स ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य सिर्फ झगड़े करता है। वो समझौता इसलिए करता है कि प्राकृतिक अवस्था में वो सुरक्षित नहीं है। जबकि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था असत्य, अस्वाभाविक और अनैतिहासिक है। प्राकृतिक दशा में मनुष्य एकाकी होकर ऐसी दशा में रहता है जिसमें हत्या, हिंसा, छल, कपट का साम्राज्य, किंतु समझौता होने के बाद सामाजिक बनकर वह शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। ये हॉब्स का कहना है। उसकी प्रवृत्ति में इस प्रकार एकाएक परिवर्तन कैसे आ गया और इसमें अराजकता और अव्यवस्था में सुव्यवस्था में परिणित हो गया। तो यानी कि हम ये समझ से परे है कि एक तरफ हॉब्स कह रहा है कि वो असत्य है, एकाकी है, हिंसा प्रवृत्ति का है, हत्यालु है, छल कपट में से, और अचानक फिर वो समझौता करने के बाद बिल्कुल दयालु, सामाजिक, शांतिपूर्ण। तो ये जो एक तरह से ये जो प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण है वो भी अतार्किक है। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य केवल संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करता था, वो सहयोगी जीवन भी, मिलजुल के भी लोग रहते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक है। प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता है। प्राकृतिक दशा का वर्णन करते हुए हॉब्स ने यह भी प्रतिपादित किया कि उसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका रूप प्राकृतिक होता है। अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। इसलिए हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अधिकारों की हैं। अराजकतावादी जिस व्यवस्था का उन्होंने चित्रण किया है वो बिल्कुल गलत है, अतार्किक। हॉब्स की यह भी भ्रांत धारणा है कि आदिम समाज में मनुष्य एकाकी रहता था। उसे ज्ञान नहीं था कि मनुष्य में सामाजिक जीवन तत्वों का कभी अभाव नहीं। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि व्यक्ति कभी इस प्रकार अकेले नहीं रहे और न ही किसी प्रकार के समाज में रहते आए। इसलिए अतार्किक दृष्टि, सामाजिक समझौता सिद्धांत और निरंकुशता का हॉब्स ने एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है जो कि किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था या किसी भी देश की एक राजनीतिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। कि हॉब्स द्वारा स्थापित तो किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से निरंकुश होना चाहिए। उस पर न तो कानून का कोई अंकुश होगा और न ही मौलिक अधिकारों का कोई अंकुश होगा। अगर इस प्रकार की शासन व्यवस्था है तो मनुष्य को सर्वथा एक अधिकार शून्य हो जाएगा। वो अपनी शिकायत, अपने अधिकारों की डिमांड करेगा कहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने ये जो निरंकुशता का, जो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, ये भी एक दृष्टि से अतार्किक है। अब हम चर्चा करते हैं
कि होब्स ने कि जो होब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसके बाद में होब्स के संप्रभुता का जो सिद्धांत है कि होब्स ने संप्रभुता के सामाजिक सिद्धांत से प्रभावित है कि व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन को रह सकता है। यानी उनकी जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो भी होब्स का संप्रभु शासन और प्रशासन सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च और निरंकुश था और राज्य सत्ता का प्रयोग करके नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकने का अधिकारी और सामर्थ्यवान है। यानी होब्स की प्रभु सत्ता असीमित संप्रभुता की धारणा है। निरंकुशता, अविभाज्यता उसकी प्रमुख विशेषता है और इसमें समझ संचालन में संप्रभु सर्वोच्च है, वही विधि निर्माता है, विधि को लागू करने वाला है तथा वही मुख्य न्यायाधिपति है। होब्स शक्ति के पृथक्करण में विश्वास नहीं करता, उसका संप्रभुत्व धरती पर ईश्वर की तरह शक्तिशाली है। सैनिक और असैनिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता है। राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक वर्ग उसके द्वारा नियुक्त होता है और अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। वही उन्हें अपने पद से हटा सकता है। यही नहीं, राज्य के द्वारा प्रदत्त की जाने वाले सभी सम्मान उपाधियों का प्रदानकर्ता भी वही है और सभी समस्याओं के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त है। अतः होब्स के संप्रभु में राज्य के व्यक्तियों को न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और न अधिकार है और न ही उसकी व्यवस्था है। कहने का मतलब कि होब्स ने जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो उसके निरंकुश राजतंत्र समझ। होब्स के संप्रभु राज्य में किसी प्रकार व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं, व्यक्तियों में किसी प्रकार की कोई समानता, सामाजिकता, कानून, न्याय इस प्रकार का कोई विस्तार नहीं है, न कोई स्वतंत्रता का अधिकार है। वही है संप्रभु, यानी वही सर्वोपरि है और उसी के अधिकारों का वही मुख्य न्यायाधिपति है। वही संचालन का साथ में शासन का संचालन करेगा और वही विधि निर्माता है। उसका धरती पर ईश्वर की तरह एक शक्तिशाली है। तो इस प्रकार होब्स ने संप्रभुता का जो चित्रण किया है वो बिल्कुल ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो सत्य से परे है और एक सभ्य समाज में उसको लागू नहीं किया जाता है। शासन का जो भेद है, होब्स ने जैसे राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताई है। होब्स की संप्रभुता शासन कानून की धारणा पर आधारित है। शासन व कानून संबंधी धारणा पर उसके शासन में राजतंत्र शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है और राजतंत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत यानी राजतंत्र में राजा तथा राज्य का निजी और सार्वजनिक हित एक होता है। राजा के धन और कीर्ति की वृद्धि राज्य की संपत्ति और यश बढ़ाने वाली होती है। इसमें शासन की स्थिरता और स्थायित्व अधिक होता है। लोकतंत्रात्मक शासन में कई व्यक्तियों के कारण शासन में अस्थिरता आ जाती है। कुलीन तंत्र और लोकतंत्र शासनों की तुलना में इस पद्धति में भ्रष्टाचार और पक्षपात बहुत अधिक हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि होब्स ने एक तरह से निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है और राजतंत्र शासन व्यवस्था को संप्रभुता में भी एक निरंकुश, एक ईश्वरीय शक्तिशाली यानी एक राजा को शक्तिशाली के रूप में उनका कहना है कि वह ईश्वर इस संपूर्ण धरती पर ईश्वर की तरह एक शक्तिशाली है। यानी निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था का होब्स ने। तो ये थे होब्स के कुछ, और इसमें राजतंत्र शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था होब्स ने अपने विचारों के अंतर्गत बताई है। होब्स के कुछ कानून संबंधी विचार में हैं कि संवैधानिक संप्रभुता का स्वरूप होता है, उसका संप्रभु कानून द्वारा नियंत्रण है। यानी वह कानून निर्माता तो है लेकिन स्वयं के संबंध में उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं। यानी होब्स का जो राजतंत्र, जो राजा है वो कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है, स्वयं कानून निर्माता है। कानूनों की परिभाषा होब्स कहता है वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि होब्स ने उसकी संप्रभुता दूसरों को आदेश देने की शक्ति है। कानून संप्रभुत्व का आदेश है, यानी जो संप्रभु, जो राजतंत्र, जो राजा आदेश देता है वही कानून है। तो ये होब्स की कानून संबंधी विचार थे। उसके संप्रभुता संबंधी विचारों का हमने वर्णन किया है और बाकी राजतंत्र शासन व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की है। तो आज हम होब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
सामाजिक समझौते सब सिद्धांत के अंतर्गत उसके कानून, लॉ, इन सब विचारों के बारे में अध्ययन किया।